स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन के बारे में। 8वें वेतन आयोग पर नई अपडेट, ताजा अपडेट सामने आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या जवाब दिया है, आइए जानते हैं डिटेल में जानकारी क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली और ऐसी वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। लोकसभा सदस्य कंगना रनौत और साजिदा अहमद ने सोमवार को सदन की कार्रवाई के दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल पूछा। दोनों सांसदों ने पूछा, क्या सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करने के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया है? तो इस पर निर्मला सीतारमण ने क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर लोकसभा में 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला यह कि आयोग का कामकाज कब तक शुरू होगा और दूसरा, आयोग के विचारार्थ विषय और सरकार को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की निर्धारित समय सीमा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में यथा समय पर निर्णय लिया जाएगा। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिए जाने के बाद ही 8वें वेतन आयोग के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है। विचारार्थ विषय पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख स्टेक होल्डरों से इनपुट मांगे गए हैं। लोकसभा सदस्य कंगना रनौत और साजिदा अहमद ने सोमवार को सदन की कार्रवाई के दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल पूछा था। दोनों सांसदों ने पूछा, क्या सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करने के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया है? दूसरा, यदि हाँ तो आयोग के विचारार्थ विषय और सरकार को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की निर्धारित समय सीमा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। तीसरा, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के स्तर पर केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की अनुमानित संख्या कितनी है जिन्हें 8वें वेतन आयोग के गठन से लाभ पहुंचेगा। चौथा, क्या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ने की संभावना है। पांचवा, क्या सरकार ने राजकोषीय नीतियों और सरकारी व्यय पर 8वें वेतन आयोग के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है। कर्मचारी संघों, पेंशन धारकों और अन्य हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले सवाल के जवाब में बताया, सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया है। दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि इस संबंध में यथा समय पर निर्णय लिया जाएगा। तीसरा सवाल का उत्तर देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों परिवार के पेंशन धारकों की संख्या क्रमश 36.57 लाख और 33.91 लाख है। रक्षा कार्मिक और पेंशन भोगी भी लाभान्वित होंगे। चौथे और पांचवें सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने बताया कि 8वें वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के वित्तीय निहितार्थ के बारे में पता चलेगा। छठे सवाल का जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि विचारार्थ विषय पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख स्टेक होल्डरों से इनपुट मांगे गए हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिए जाने के बाद ही 8वें वेतन आयोग के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों कर्मचारियों के सर्वोच्च मंच नेशनल काउंसिल JCM से 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए संदर्भ की शर्तें मांगी थी। उसके बाद 10 फरवरी को कर्मचारियों की राष्ट्रीय परिषद JCM की स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता DOPT सचिव ने की। इसमें 8वें वेतन आयोग के गठन की संदर्भ की शर्तों पर चर्चा की गई। कर्मचारी पक्ष की तरफ से कहा गया है कि मौजूदा परिस्थितियों में परिभाषित और गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना की जरूरत है। अन्य सुझावों के साथ ही इस मांग को भी प्रमुखता से 8वें वेतन आयोग की संदर्भ की शर्तों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय परिषद JCM की स्थायी समिति की बैठक में कर्मचारी पक्ष की तरफ से M राघवैया नेता, सीनियर श्री कुमार, JR भोसले, गुमान सिंह, BC शर्मा, रूपक सरकार और तापस बोस उपस्थित रहे।
जेसीएम के प्रतिनिधियों ने वेतन भत्ते तय करने वाले नियमों की बहुत अधिक समीक्षा और उनमें सुधार की जरूरत पर बल दिया है। मौजूदा समय में जीवन की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। कर्मचारी और उनके परिजनों का इलाज तक नहीं हो पा रहा है। परिवार में 3 इकाइयों की जगह अब न्यूनतम 5 इकाइयां होनी चाहिए। 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों के लिए कर्मचारी पक्ष ने कहा था, जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन तय किया जाना चाहिए। कर्मचारी के लिए ऐसी स्थिति रहे कि जिसमें वह सम्मानजनक तरीके से जीवन यापन कर सके। कर्मचारी पक्ष की ओर से पुरानी पेंशन योजना की बहाली करने की मांग भी की गई है। संदर्भ शर्तों में रेलवे और रक्षा नागरिक कर्मचारियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा पेंशन भोगियों के मुद्दे और CGHS से जुड़े प्रावधान, इनमें भी संदर्भ की शर्तों में शामिल करने की मांग की गई है। अन्य मांगों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन भत्ता, अन्य लाभ और सुविधाएं, सेवानिवृत्ति से जुड़े मुद्दे जैसे कि पेंशन और ग्रेजुएटी और अन्य टर्मिनल लाभ भी मौजूदा संरचना की जांच करना आदि शामिल है। जेसीएम की तरफ से सरकार को जो सुझाव दिए गए हैं उनमें केंद्र सरकार के कर्मचारी, औद्योगिक और गैर औद्योगिक दोनों शामिल हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक, रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों के कार्मिक, डाक विभाग से संबंधित कार्मिक, केंद्र शासित प्रदेशों के कार्मिक, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी, संसद के अधिनियम के तहत गठित नियामक निकायों के सदस्य और केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों व संस्थानों के कर्मचारी भी शामिल हैं। कर्मचारियों की तरफ से कहा गया है कि 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के संदर्भ में न्यूनतम वेतन को सभ्य और सम्मानजनक जीवन यापन वेतन के रूप में प्रदान करने के लिए वेतन संरचना, लाभ, सुविधाएं, सेवानिवृत्ति लाभ, कल्याण मामले आदि का निर्धारण किया जाना चाहिए। पिछले 65 वर्षों में हुए विकास और जीवन आवश्यकताओं पर विचार करते हुए डॉक्टर अक्रोयड फॉर्मूले के संशोधन के साथ साथ न्यूनतम मजदूरी तय करने पर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर भी विचार किया जाए। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नीति निर्धारित करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार उपभोग इकाइयों को 0.3 परिवार इकाइयों से बढ़ाकर 3.6 परिवार इकाइयों तक बढ़ाने पर भी विचार किया जाए। यह भी संदर्भ शर्तों का हिस्सा बने। 8वीं CPC जो है 8वीं CPC को गैर व्यवहार्य वेतनमान जैसे लेवल 1 और लेवल 2 के साथ और लेवल 3 को लेवल 4 और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ विलय करने पर विचार किया जाना चाहिए। MCP योजना में मौजूद विसंगतियों पर विचार करना और पदोन्नति पदानुक्रम में बहुत परिभाषित पदानुक्रमित संरचना और MACP के साथ सेवा में न्यूनतम 5 पदोन्नति की सिफारिश करना, इसमें भी संदर्भ की शर्तों में शामिल किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को तुरंत मंजूर की जाने वाली अंतरिम राहत का निर्धारण, इस पर विचार किया जाए। वेतन और पेंशन के साथ विलय किए जाने वाले महंगाई भत्ते, महंगाई राहत का प्रतिशत तुरंत निर्धारित हो। 7वीं CPC की विभिन्न विसंगतियों को निपटाने के लिए जिन्हें कर्मचारी पक्ष द्वारा विसंगति समिति की बैठकों और जेसीएम बैठकों में उठाया गया था, संदर्भ शर्तों में इनके समाधान पर विचार किया जाए। जेसीएम सदस्यों ने इसे जरूरी विषय बताया है। पेंशन, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति, ग्रेजुएटी, पारिवारिक पेंशन, 12 साल के बाद पेंशन में परिवर्तित हिस्से की बहाली, हर 5 साल के बाद पेंशन में वृद्धि के लिए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को लागू करना, इसे भी संदर्भ शर्तों के लिए भेजा गया है। मौजूदा सेवानिवृत्ति लाभों में आवश्यक सुधार करना, अतीत व भविष्य के पेंशन भोगियों के बीच समानता, यह सुझाव भी भेजा गया है। 1 जनवरी 2004 या उसके बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए CCS 1972 के तहत परिभाषित और गैर अंशदायी पेंशन योजना की समीक्षा करना और उसे बहाल करना, DOPT सचिव के समक्ष यह सुझाव भी रखा गया है। CGHS से संबंधित मामलों को लेकर FMA की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश करना और डाक पेंशन भोगियों सहित कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को कैशलेस परेशानी मुक्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के तरीकों की सिफारिश करना, इन्हें भी संदर्भ शर्तों में शामिल किया जाए। स्नातकोत्तर स्तर तक बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की समीक्षा व अनुशंसा करना, ऐसे अग्रिमों की समीक्षा करना और उन्हें शुरू करने के लिए सिफारिश करना जो वर्तमान परिस्थिति में आवश्यक हैं, और साथ ही जो अग्रिम समाप्त कर दिए गए हैं उन्हें बहाल करना
उक्त बातों पर भी 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों में शामिल किया जाए। 365 दिन में 24 घंटे काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों के कर्तव्यों की प्रकृति में शामिल जोखिम और कठिनाई को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को जोखिम और कठिनाई भत्ते के भुगतान पर विचार करना, अत्यधिक 12 मासिक जोखिम भरी और खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों पर विचार करना, जिसके तहत रक्षा, नागरिक कर्मचारी हथियारों, गोला बारूद, रसायन विस्फोटक और एसिड आदि के निर्माण व इसके भंडारण में शामिल होते हैं। इनके लिए एक विशेष जोखिम भत्ता, बीमा कवरेज की सिफारिश करना, मुआवजा आदि ये भी संदर्भ जो शर्तें हैं उनका हिस्सा बने। जेसीएम के सदस्य और AIDEF के महासचिव सीनियर श्री कुमार ने बताया कि सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए कम से कम 5 पदोन्नति होनी चाहिए। रक्षा विभाग के सिविलियन कर्मचारी बहुत जोखिम भरे हालात से काम कर रहे हैं। आयुध निर्माणियों में आकस्मिक हादसे होते रहते हैं। निगमीकरण के बाद कर्मचारियों के कल्याण की परिभाषा बदल रही है। काम के दौरान होने वाले हादसों में जान खोने या घायल कर्मियों को बेहतर इलाज व मुआवजे की जरूरत है। वे लोग जोखिम के विशेष कवरेज के पात्र हैं। CPC को इस बात का अध्ययन करने की आवश्यकता है। MOD द्वारा जोखिम भत्ता समिति का गठन किया गया था। NCJCM की स्थायी समिति द्वारा बार बार आग्रह करने के बावजूद यह काम नहीं कर रही है। अभ्यावेदन बैठकें नहीं बुलाई जाती। समाप्त किए गए फेस्टिवल एडवांस एवं अन्य एडवांस बहाल किए जाएं। मूल वेतन के साथ 50% DA और पेंशन के साथ 50% DR का विलय हो। सचिव DOPT ने कर्मचारी पक्ष को भरोसा दिलाया है कि स्टाफ द्वारा संदर्भ की शर्तों पर जो बातें कही गई हैं उन पर विचार किया जाएगा। यह भी आश्वासन दिया गया कि कर्मचारी पक्ष के साथ आगे की बैठक उचित समय पर की जाएगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी और क्या आपको लगता है कि ये सब चीज़ें लागू हो पाएंगी? अपनी राय आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।